हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट चमकेगा। आज मैं वन शॉट सीरीज़ का क्लास नाइन्थ का फिजिक्स का सेकंड चैप्टर लेके आया हूँ, जो कि है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा इसका ओवरऑल व्यू दे देता हूँ आपको कि क्या इसमें हम पढ़ेंगे। इसमें हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि फोर्स क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। देन विल स्टडी अबाउट द लॉज ऑफ मोशन, जो कि हमें न्यूटन ने दिए थे। ठीक है, न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। तो ये 3 लॉज हम पढ़ेंगे और उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो ये आपके पूरे इसका ओवरव्यू है लेक्चर का। वन शॉट में पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन फोर्स से। तो स्टूडेंट्स, फोर्स क्या होता है? फोर्स इज एन इन्फ्लुएंस दैट कैन चेंज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये एक ऐसा सडन पुश या पुल है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी के मोशन में क्या आता है, चेंज। अब वो जो चेंज आता है, इट वेरीज। ठीक है, वो या तो उसकी वेलोसिटी में आ सकता है या उसकी डायरेक्शन में आ सकता है। ठीक है, या तो जो फोर्स है वो क्या करेगा, वेलोसिटी को चेंज कर देगा बॉडी की, या फिर उसकी डायरेक्शन को। ठीक है, या फिर दोनों को भी चेंज कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से मोशन में ये अल्टरनेशन करता है। उसके बाद मैं बात करूँ तो फोर्स और क्या कर सकता है, इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। ठीक है, हम शेप और साइज की बात करें किसी भी बॉडी की, अगर हम किसी बॉडी को कंप्रेस करते हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं, तो उसकी शेप में क्या आता है, चेंज आता है। लेट टेक एन एग्जांपल ऑफ रबर बैंड। हम रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो हमने क्या लगाया, उस पर फोर्स। अब उस फोर्स की वजह से क्या हुआ, रबर बैंड की शेप में क्या आया, चेंज आया। ठीक है, वो अलग बात है कि बाद में वो उस शेप को रीगेन कर लेता है ड्यू टू इट्स इलास्टिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब यहाँ पे आपका फोर्स खत्म होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है, अब बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं, जनरली हम बात करते हैं एक टर्म इक्विलिब्रियम की। ठीक है, फिजिक्स में भी हम पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम, नॉर्मली केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे क्या होता है, हम फोर्सेस का इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं जब भी किसी बॉडी पे नेट फोर्स क्या हो, जीरो। नेट फोर्स इन द सेंस यानी नेट एक्टिंग फोर्स उस बॉडी पे क्या हो, जीरो, उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो वो क्या होती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन, व्हेन नेट फोर्स इज जीरो। ठीक है, अब होता क्या है कि जब भी फोर्स दोनों साइड से इक्वल लगे, ठीक है, इक्वल फोर्सेस अगर लगते हैं कहीं से भी और नेट फोर्स हमारा क्या आता है, जीरो, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, बैलेंस फोर्स की कंडीशन। ठीक है, ऐसे फोर्सेस जिनका नेट सम क्या हो, जीरो। ठीक है, उसके बाद मैं अनबैलेंस फोर्स की बात करूं तो अनबैलेंस फोर्स क्या होता है कि जब कभी भी अनइक्वल फोर्सेस एक्ट करते हैं बॉडी पे, ठीक है, तो एक अनबैलेंस फोर्स लगता है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जो कि बॉडी के मोशन को चेंज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस फोर्स। उस केस में क्या होता है कि जो नेट फोर्स होता है वो जीरो नहीं होता। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे देखो एग्जांपल दे रखा है, बैलेंस में देखो ये एम मास की बॉडी है, इस पे 10 न्यूटन फोर्स यहाँ से भी लग रहा है और 10 न्यूटन फोर्स यहाँ से भी लग रहा है। ठीक है, तो नेट फोर्स हमारा क्या हो रहा है, जीरो। लेकिन मैं इसकी बात करूँ, देखो यहाँ पे हमें 10 न्यूटन फोर्स लगा और यहाँ पे 5 न्यूटन, तो नेट हमारा क्या हो गया, नेट फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, 10 न्यूटन की डायरेक्शन में, जो कि होगा हमारा 5 न्यूटन जो एक्ट कर रहा होगा एक्चुअल में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स खत्म होता है। तो स्टूडेंट्स, नाउ विल स्टार्ट द लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो भैया न्यूटन भैया ने हमें 3 लॉज दिए, जिसमें से पहला लॉ क्या कहता है कि एन ऑब्जेक्ट विल सस्टेन इट्स मोशन अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट। अब इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। न्यूटन भैया ने बोला कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो किसी मोशन में है, या तो रेस्ट में या फिर मोशन में, ठीक है, या तो स्टेट ऑफ रेस्ट में हो सकता है या फिर वो मूविंग हो सकता है, तो वो बॉडी उसी मोशन में रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होता। ठीक है, अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा तो वो बॉडी अपना मोशन क्या करेगी, चेंज करेगी। अदरवाइज अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, ठीक है, और कोई फोर्स नहीं चल रहा, तो वो बॉडी अपने मोशन को सस्टेन करेगी और उसी स्टेट में क्या करेगी, रहेगी, वो अपने आप को चेंज नहीं करेगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट रेजिस्ट द चेंज इन मोशन एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट जो कि मोशन को चेंज को रेजिस्ट कर रहा था, वो किस वजह से करता है, हर बॉडी में एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। ठीक है, उसके बारे में भी बताऊंगा क्या होता है। तो इस इनर्शिया की वजह से क्या होता है, बॉडी रेजिस्ट करती है चेंज के लिए। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तब क्या आता है, चेंज आता है, क्योंकि उस टाइम बॉडी फोर्स के कारण अपना मोशन चेंज कर लेती है। ठीक है, अब होता क्या है, ध्यान से देखिए,
फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है। इसका जो मेन प्रॉपर्टी है वो इनर्शिया की वजह से ही है, ठीक है। अब जैसे मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम बस में ट्रैवल करते हैं तो बस में क्या होता है, जब भी ब्रेक्स लगते हैं, ब्रेक अप्लाई करता है ड्राइवर, तो हमें एक सडन जर्क लगता है, हम आगे की तरफ मूव करते हैं। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी क्या थी, मोशन में थी, ठीक है। बस मोशन में थी तो हमारी बॉडी भी मोशन में थी। अब हमारी बॉडी मोशन में ही रहना चाह रही थी, लेकिन ड्राइवर ने क्या किया, ब्रेक लगा दिया। अब बॉडी को तो मोशन में रहना है, लेकिन हमारे पैर क्या है, रुक गए। तो पैर रुक जाता है और बॉडी आगे की तरफ मूव करती है, इस वजह से हमें क्या लगता है, जर्क, ठीक है। इसी का एक और एग्जांपल है, जब हम मूविंग बस से एग्जिट करते हैं, जब उतर जाते हैं तो हम क्या लगते हैं, चलने लगते हैं बस की डायरेक्शन में। जब भी हम बस से उतरते हैं तो हम बस की डायरेक्शन में चलने लगते हैं। अब हमने देखा कि ये जो हमारे को जर्क महसूस हुआ या फिर जो हम बस के डायरेक्शन में मूव करने लगे, इसका जो मेन रीज़न है वो क्या है, हमारा इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या भला है, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनर्शिया क्या होता है, इट इज़ अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, अगर वो अपने नेचुरल कंडीशन में है तो वो क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा उस कंडीशन से किसी और कंडीशन में जाने के लिए, ठीक है। जैसे हम बस में खड़े थे, ठीक है। अब बस में खड़े थे तो उस टाइम हमारे पैर क्या है, बस के साथ मोशन में थे। अगर हम बाहर से देखें, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देखें, अगर हम बाहर से कोई बंदा हमें देख रहा है तो हम क्या है, बस के साथ मोशन में है, ठीक है। और हमारे पैर भी क्या है, बस के साथ मोशन में है, हमारी पूरी बॉडी। अब जैसे ही बस ब्रेक मारा तो बस रुकी, तो पैर भी क्या करेंगे, रुकेंगे, क्योंकि पैर उससे कनेक्टेड है। लेकिन हमारी जो बॉडी थी उसको तो नहीं पता था, वो तो मोशन में थी, इसलिए क्या किया, वो तो मोशन में ही जाने लगी। तो इस वजह से हमें क्या हुआ, जर्क महसूस हुआ, हम आगे की तरफ गिर गए, ठीक है। तो ये होता है हमारा इनर्शिया। अब जो इनर्शिया और मास का क्या रिलेशन है कि मास इज़ अ मीज़र ऑफ इट इनर्शिया। मतलब किसी भी बॉडी के इनर्शिया से हम मास को क्या कर सकते हैं, मीज़र कर सकते हैं। इट इज़ अ कंपेरेबल क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ये पार्ट खत्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमारा क्या कहता है, न्यूटन ने हमें बताया, इसमें फोर्स और मोमेंटम के बीच में रिलेशन बताया, ठीक है। न्यूटन ने क्या बोला कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड बाय द बॉडी। यानी जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस फोर्स के मैग्नीट्यूड के, कि मतलब कितना मोमेंटम में चेंज आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, जितना हमने फोर्स लगाया है, ठीक है। अब देखो, इसको अगर मैं मैथमेटिकली रिलेट करूँ तो इसका मतलब क्या है कि जो फोर्स है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और जब भी हम रेट की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, टाइम से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है, एफ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। डेल्टा का मतलब क्या है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, क्योंकि टाइम इंटरवल भी हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, रिलेशन जो न्यूटन बताता है। अब इस रिलेशन को अगर मैं ओपन करूँ तो मुझे क्या पता है कि जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, P इज इक्वल्स टू एम इंटू वी, ठीक है। ये हमारा क्या है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब मोमेंटम का फॉर्मूला मैं देखूँ तो देखो यहाँ पे क्या होता है, दो कंडीशन होती है, एक तो मास कांस्टेंट हो और एक वेलोसिटी कांस्टेंट हो। तो नॉर्मली आपके लेवल पे हम क्या है, मास को कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो वहाँ से हम क्या देखते हैं कि चेंज किस में आ रहा होगा, वेलोसिटी में। तो यहाँ से मैं क्या लिखता हूँ, एफ प्रोपोर्शनल टू एम डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, ठीक है। तो यहाँ से ये रिलेशन बनता है। अब डेल्टा वी को मैं लिखूंगा वी माइनस यू, क्योंकि चेंज निकालना है हमें। तो v क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी, u हो गया इनिशियल वेलोसिटी, और डेल्टा t हमारा क्या हो गया, चेंज इन टाइम इंटरवल। अब आप ध्यान से देखिए, जो v माइनस यू अपॉन टी है, ये जो रिलेशन है, ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। ये किसका फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन का। तो यहाँ से हमारे पास क्या रिलेशन आता है कि f प्रोपोर्शनल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और यहाँ से जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो k कांस्टेंट लगाते हैं, जिसको हम यूनिटी मान के चलते हैं, और क्या लिखते हैं कि f इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये पूरा रिलेशन है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। इसमें क्या बताया, बेसिकली रिलेशन बताया फोर्स का और मोमेंटम का। कैसे कि बोले, न्यूटन भैया ने क्या बोला कि फोर्स जो है वो हमारा डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यानी मोमेंटम में चेंज होगा वो उसी वजह से होगा जब कोई फोर्स उस पर अप्लाई होगा। तो ये आपका इसका पूरा डेरिवेशन है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन के फॉर्मूले को डिराइव करने का तरीका, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन खत्म होता है। इसके बाद हम जाएंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो न्यूटन का हमारा थर्ड लॉ है। तो गाइस अब हम देखेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन भैया ने तीसरा भी लॉ दिया है तो वो भी तो पढ़ना जरूरी है। तो आओ पढ़े थर्ड लॉ ऑफ मोशन।
तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि एवरी एक्शन हैज़ ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, ये तो हमने बचपन से देखा है भैया कि अगर हम अपने भाई या बहन को चांटा मारते हैं तो भाई बहन हमें घूसा मारते हैं। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम चलता है, कोई किसी का उधार वापस नहीं रखता। ठीक है, तो ये सिंपल सा सिस्टम है कि एवरी एक्शन हैज़ ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब आप अगर किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हो तो वो आपके ऊपर क्या लगाया, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, जैसे फायरिंग ऑफ बुलेट आपने देखा होगा भाई, सारे आजकल पबजी लवर्स हैं, सबको गन चलाना बहुत पसंद है। तो फायरिंग ऑफ बुलेट में क्या होता है, जब आप बुलेट को फायर करते हैं तो बुलेट का जब बुलेट गन से निकलती है तो वो एक रिकॉइल छोड़ के जाती है, मतलब जो हमारी गन है वो पीछे की तरफ आती है। वो इस वजह से आती है क्योंकि जितना फोर्स हम बुलेट पे लगाते हैं उतना ही फोर्स बुलेट वापस राइफल पे लगाती है। ठीक है, तो ये सिस्टम होता है। अब बस उसका मैग्नीट्यूड वेरी करता है क्योंकि वेलोसिटी के अंदर डिफरेंस आता है, वो बताऊंगा कैसे होता है। उसके बाद अगर मैं वॉकिंग ऑन बोट की बात करूँ तो बोट पे जब हम चलते हैं तो आपने नोटिस किया होगा, जैसे ही आप बोट पर पैर रखते हो तो बोट आगे या पीछे की तरफ जाती है डिपेंडिंग ऑन योर पोजीशन। ठीक है, तो वो इस वजह से जाती है क्योंकि आप जब उस पर फोर्स लगाते हो तो बोट भी क्या करती है, आपके ऊपर कुछ फोर्स लगाती है। तो ये है हमारा थर्ड लॉ। अब नॉर्मली थर्ड लॉ की जो बेस्ट एप्लीकेशन है जो यूज़ में आती है वो है हमारा वॉकिंग। हम जो वॉकिंग करते हैं अर्थ पे, ठीक है, तो अगर थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं लगे, ठीक है, और अगर ये रिएक्शन वाला कंसेप्ट नहीं हो तो हम वॉकिंग भी नहीं कर सकते। क्योंकि वॉकिंग तभी कर सकते हैं जब हम एक पैर से फोर्स लगाते हैं तो दूसरा पैर हमारा फिर पीछे उठता है। कभी देखा है आप दोनों पैर एक साथ चल सकते हो? ऐसा नहीं होता, आप दोनों पैर को एक साथ नहीं चल सकते। जब तक आप एक पैर से फोर्स लगाओगे अर्थ पे, तब अर्थ क्या करता है, पीछे की तरफ से आपके ऊपर अपोजिट फोर्स लगाता है जिसके थ्रू आप दूसरा पैर आगे रखते हो। ठीक है, तो ये कंसेप्ट चलता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, थर्ड लॉ मेनली थ्योरी बेस्ड है, इसमें ज़्यादा कोई ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं है। इसका जो मेन ये है वो हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखेंगे कि अगर हमारा जो अप्लाइड फोर्स है वो क्या हो, ज़ीरो। ठीक है, अगर जो हमारा अप्लाइड फोर्स है, नेट फोर्स, वो क्या हो, ज़ीरो, इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो उस केस में क्या होता है कि अगर दो बॉडी मूव करती है और कोलाइड करती है तो उसके बाद जो उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है तो एक हमारा रिलेशन बनता है। तो ये रिलेशन क्या बताता है कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। ठीक है, ये कंडीशन आती है जब भी नेट फोर्स क्या हो, ज़ीरो। तो जो इनिशियल मोमेंटम होगा बॉडी के अंदर वही उसके फाइनल मोमेंटम भी होगा। मोमेंटम में चेंज नहीं आता अगर फोर्स ज़ीरो हो। ये हमें सेकंड लॉ से मिलता है। भाई सेकंड लॉ ने क्या बोला कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। अब अगर मोमेंटम में अगर मतलब फोर्स ही ज़ीरो होगा तो मोमेंटम में कोई चेंज तो आएगा नहीं। मतलब जो पी इनिशियल है वो हमारा बराबर होगा इसके पी फाइनल के। अब देखो यहाँ पे मैंने दो बॉल्स लिए। अब दो बॉल्स का मास m1 और m2 है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u1 और u2। ठीक है, अब इसका क्या हुआ, कोलिजन। अब कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी आई वो आ गई हमारी v1 और v2। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि हमने रिलेशन क्या निकाला कि जस्ट सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन। मतलब अगर मैं बिफोर कोलिजन के मोमेंटम का सम करूं, दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2, और सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन मतलब m1 v1 प्लस m2 v2, तो ये हमारा क्या आता है, हमेशा इक्वल आता है। दैट्स योर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है कि अगर नेट फोर्स ज़ीरो है तो हमेशा इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम इक्वल होंगे। ठीक है, अब होता क्या है, देखो जो हमारे ये जो कंजर्वेशन लॉज होते हैं ना, ये होते हैं फंडामेंटल। ठीक है, इसको हम प्रूव नहीं कर सकते, दे आर वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, और यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं होता, ये हर जगह लगेगा। ठीक है, दे आर वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के थ्रू ही हम क्या करें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं इस चैप्टर में। तो यहाँ पे आपका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो इस चैप्टर का पूरा खत्म हो चुका है। इसके बाद एक न्यूमेरिकल का अलग से मैं लेक्चर लेके आऊँगा जिसमें हम सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको डिफरेंट अप्रोच बताऊँगा कि कैसे क्वेश्चन को किया जाए। ठीक है, कैसे उसको समझ के, कैसे उसको तोड़ के, हर चीज़ को समझ के कैसे क्वेश्चन करने का तरीका बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे ही आपका लेक्चर खत्म होता है। इसके जो नोट्स हैं वो आपको PDF फॉर्म में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, और हाँ, लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। ठीक है, थैंक यू। तो गाइज अब हम लेक्चर का सेकंड सेशन स्टार्ट करते हैं जिसमें हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे चैप्टर के। ठीक है, तो सबसे पहला ये क्वेश्चन है जो सेकंड लॉ के बेसिस पे है। जब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोलता है कि अ मोटर कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर एंड टेक्स 4 सेकंड टू स्टॉप। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्रेक्स इफ मास ऑफ द पैसेंजर इज 1000 kg। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है कि एक कार है, ठीक है, जो मूव कर रही है 108 किलोमीटर से। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, जो भी आपको वेलोसिटी या कुछ भी दे रखा हो सबसे पहले उसको SI यूनिट्स में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पे स्पीड हमें क्या दे रखी है, किलोमीटर पर आवर में, तो हम इसको क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में करेंगे। तो यहाँ पे अब देखो 108, ठीक है, 108 किलोमीटर पर आवर को जब हम मीटर पर सेकेंड में करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको
5/18 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 18 को जब हम इस पर कट करेंगे तो 18 6 जाएगा 108 और 6 5 से कितना आ जाएगा 30। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये क्या आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी क्या आ गई, स्पीड आ गई। ठीक है, तो अब हमें क्या बोला है कि फोर्स निकालना है। तो फोर्स हमारे पास क्या होता है, देखो फोर्स होता है हमारे पास मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स हमारा क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखो मास हमें पता है, मास क्या है 1000 kg, हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, हमें पता है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, v माइनस यू अपॉन टी। अब देखो v हमारे पास क्या है, v होगा 0, क्योंकि गाड़ी स्टॉप हो रही है तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और इनिशियल वेलोसिटी 30 हो जाएगी। तो यहाँ से 0 माइनस 30 अपॉन 4 सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आएगा, ये आ जाएगा -7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन। अब इसमें माइनस क्या डिनोट कर रहा है कि बॉडी क्या हो रही है, रिटार्ड कर रही है, इसलिए ये नेगेटिव एक्सेलरेशन आया। ठीक है, बॉडी स्टॉप हो रही है। अब देखो, अब डायरेक्ट हमें फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 1000 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 7.5। ठीक है, यहाँ पे मैं नेगेटिव साइन लेके नहीं चलूँगा, इसको इग्नोर कर देते हैं। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 7500। ठीक है, और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है गाइस, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे हमें एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है। ठीक है, एक मास है 20 ग्राम का, एक बॉल है जो टेबल पे मूव कर रही थी। अब फ्रिक्शन की वजह से वो बॉल स्टॉप हो गई। ठीक है, थोड़ी देर बाद 10 सेकंड के बाद जाके टाइम दे रखा है। देखो, तो यहाँ पे क्या पूछा है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द टेबल ऑन द बॉल। तो हम यहाँ पे देखो दो कंसेप्ट पढ़ेंगे, एक तो हम ग्राफ का कॉन्सेप्ट और दूसरा हम सेकेंड लॉ का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमें फोर्स निकालने के लिए क्या चाहिए, फोर्स के लिए हमें चाहिए मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखो मास तो हमें पता है 20 ग्राम है। दूसरी बात मैंने क्या बोला था, जब भी वैल्यू दे रखी हो तो एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लो। 20 ग्राम को किलो में कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 0.02 kg। ठीक है, ये आएगा 0.02 kg। तो ये हमारा आ गया एसआई यूनिट में। उसके बाद हमें चाहिए एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले इसका फॉर्मूला लिखो v माइनस यू अपॉन टी। अब देखो v अगर मैं ग्राफ में देखूँ तो हमारे पास देखो फाइनल वेलोसिटी क्या है 0। क्यों, क्योंकि बॉडी इनिशियल वेलोसिटी 20 से स्टॉप हो गया फाइनली 0 पे। तो फाइनल वेलोसिटी 0 है और इनिशियल हमारी क्या है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब वैल्यू पुट करेंगे तो 0 माइनस 20 अपॉन देखो कितने टाइम में स्टॉप हुआ है 10 सेकेंड। तो यहाँ पे 10 सेकेंड लिखेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया, रिटार्डेशन या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, कुछ भी बोल लो। तो अब हम फोर्स निकालेंगे। तो फोर्स हमारे पास कितना हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना निकाला था 0.02 kg इंटू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा कितना आ गया 0.04 न्यूटन। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये सवाल आपका खत्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे थर्ड लॉ के बेस पे। स्टूडेंट्स, नाउ विल स्टडी द क्वेश्चन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक बुलेट है, बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज फायर्ड विद वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद इट इज़ फायर्ड विद द पिस्टल ऑफ मास 2 kg। अब यहाँ पे क्या पूछा है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का सबसे सिंपल सा कंसेप्ट क्या है, हम क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन लगाएंगे जो हमारी क्या है, P इनिशियल इज इक्वल्स टू P फाइनल। अब जो बुलेट राइफल सिस्टम होता है ना, इसमें क्या होता है कि P इनिशियल हमेशा 0 होता है, क्योंकि गन और बुलेट दोनों रेस्ट पे होती है। तो बुलेट राइफल सिस्टम जो होता है ना, इसमें इनिशियल मोमेंटम हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो हमें मेन फाइनल मोमेंटम के साथ देखना है जो भी है। तो फाइनल मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस इसको इस तरफ ले आओ। ठीक है, तो यहाँ से माइनस का m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2। ठीक है, अब m1 राइफल का मास मान लो और m2 बुलेट का। ठीक है, अब देखो राइफल का मास क्या है 2 इंटू राइफल की वेलोसिटी हमें निकालनी है v1। ठीक है, अब बुलेट का मास कितना है 20 ग्राम, मतलब 0.02 kg इंटू वेलोसिटी कितनी है 150। अब देखो यहाँ से ये कितना हो गया 15 इंटू 2 और ये एक पॉइंट हटेगा तो कितना आ जाएगा 3। ठीक है, और यहाँ से कितना हो गया -2 इंटू v1। अब देखो v1 कहाँ, यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का हो जाएगा 3/2। क्या हो जाएगा माइनस का 3/2। ठीक है,
जो कि हमारा कितना आएगा, माइनस का 1.5 मीटर पर सेकेंड। अब ये माइनस क्या शो कर रहा है कि रिकॉइल वेलोसिटी पीछे की तरफ है, मतलब जिस डायरेक्शन में बुलेट फायर हुई है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रिकॉइल वेलोसिटी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ये सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये थर्ड लॉ के बेस पे है। इसमें क्या है, 2 हॉकी प्लेयर्स आर वन ऑफ 60 kg moving with velocity of 5 meter per second and other is of 55 kg and moving with velocity of 6 meter per second. In which direction and with what velocity they were move when they stick together? ठीक है, मतलब क्या हो रहा है कि 2 हॉकी प्लेयर्स हैं, एक हॉकी प्लेयर इधर से मूव कर रहा है और एक इधर से मूव कर रहा है, ठीक है। एक का मास कितना है, 60 kg, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। दूसरे का मास है 55 kg एंड वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हुआ क्या, इनके बीच में कोलिजन हुआ होगा, ठीक है। कोलिजन के बाद क्या है, ये दोनों स्टिक हो गए और एक साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, अब एक साथ मूव कर रहे हैं तो भाई टोटल मास कितना हो गया होगा, 60 + 55 दैट इज 115 kg। टोटल मास इतना मूव कर रहा होगा और एक कॉमन वेलोसिटी होगी जिसे हम क्या बोलेंगे, v, ठीक है। अब देखो सॉल्व करते हैं इसको, हमें कॉमन वेलोसिटी निकालनी है, डायरेक्शन बतानी है। तो हम क्या कराएंगे, p इनिशियल इज इक्वल्स टू p फाइनल। अब देखो p इनिशियल क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू v। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मास क्या हो गया, स्टिक हो गया है और कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये इक्वेशन बनेगी। अब m1 u1 देखो, m1 क्या है हमारा 60 kg और u1 क्या है 5 मीटर पर सेकेंड प्लस m2 क्या है 55 और u2। अब देखो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो क्या होगा, माइनस का साइन आएगा यहाँ पे, -6 इज इक्वल्स टू 115 इंटू कॉमन वेलोसिटी v। अब देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 6 5 30 300 प्लस ये हो जाएगा माइनस का आएगा, एक्चुअली में यहाँ पे साइन हम हटा देते हैं, माइनस आ जाएगा 6 5 30 का 0 कैरी 3 से 30 और 330, ठीक है। तो ये कुछ आएगा हमारे पास। उसके बाद इज इक्वल टू में 115 इंटू वी। अब देखो जब इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, -30 के आसपास बचेगा और ये हमारा हो जाएगा 115 इंटू वी। अब यहाँ से कॉमन वेलोसिटी क्या आ जाएगी, -30/115 दैट इज़ हमारा वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, नेगेटिव है, मतलब जिस डायरेक्शन में ये कोलिजन हुआ उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारी क्या आएगी, वेलोसिटी, और ये हमारे वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है और ये लेक्चर भी, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो।